हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर बेटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। आज हम उस सब्जेक्ट पे बात करेंगे जिसके चर्चे आजकल चारों तरफ हो रहे हैं, पूरे वो दुनिया में उसके चर्चे हैं, और वो है इन्फ्लेशन। तो आज हम इन्फ्लेशन को डिटेल में समझेंगे कि ये इन्फ्लेशन होता क्या है, ये इन्फ्लेशन किस तरीके से आती है किसी कंट्री में और कैसे मेज़र की जाती है, क्या ये बहुत बुरी चीज़ है, क्या इसका फ़ायदा किसी को नहीं होता या किनको इसका फ़ायदा मिलता है, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं भी या नहीं है। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है। तो सबसे पहले तो हम इन्फ्लेशन समझते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन जो है गुड्स की और सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। किसी भी गुड्स जो हम कंज्यूम करते हैं, कॉर्पोरेट्स कंज्यूम करते हैं, उनकी प्राइसेस जो है वो बढ़ने का, उसी का नाम इन्फ्लेशन है। और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे जो परचेजिंग पावर होती है उसको इरोड करती है। हम सभी जानते हैं कि मनी की एक टाइम वैल्यू होती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो इन्फ्लेशन उसको ईट अप करता है। अगर हम इन्फ्लेशन पे ध्यान ना दें तो परचेजिंग पावर घट जाती है हमारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इन्फ्लेशन जो है कई और भी एस्पेक्ट्स हैं उसके। जैसे हम कई बार सुनते हैं कि स्टैगफ्लेशन में है इकोनॉमी, कई बार सुनते हैं श्रिंकफ्लेशन हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इकोनॉमिक का ग्रोथ जो है वो स्टैगनेंट रह जाता है बट इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता है। तो ये स्टैगफ्लेशन उसको बोलते हैं। श्रिंकफ्लेशन में हम जो वर्ड्स जो बेसिकली आप पढ़ते हैं उसका मतलब ये होता है कि जो गुड्स है उसकी क्वांटिटी जो है रिड्यूस कर दी जाती है, प्राइस जो है वो बढ़ता नहीं है। प्राइस उसका इंक्रीज़ करने की बजाय मैन्युफैक्चरर उसकी ग्रामेज कम कर देता है। तो बेसिकली श्रिंकफ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन जो है उसके जो कॉज हैं उसके कॉज को समझने के लिए दो पार्ट्स में है, उसको समझ सकते हैं। एक तो जो हमारा इन्फ्लेशन है वो डिमांड पुल की वजह से होता है और दूसरा कॉस्ट पुश की वजह से होता है। तो ये क्या है, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। डिमांड पुल है जब किसी भी गुड्स की डिमांड जो है बहुत बढ़ जाती है और सप्लाई से जो उस इकोनॉमी में उसकी जो सप्लाई है उससे बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उस जो एसेट की प्राइसेस बढ़ती हैं या जो गुड्स की प्राइसेस बढ़ती हैं वो आपका डिमांड पुल की वजह से होता है। ऐसा होता क्यों है? कई बार जो है मनी सप्लाई बढ़ जाती है किसी चीज़ की, मतलब कि मनी सप्लाई बढ़ जाती है किसी इकोनॉमी के अंदर में, तो कई बार जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ वो सारी चीज़ें हैंड में जो है डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो लिमिटेड जो गुड्स हैं उनको वही मनी चेज़ करती है और फिर उसका प्राइस बढ़ जाता है। दूसरा साइड है हमारा कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश में क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल्स जो मैन्युफैक्चरर यूज़ करते हैं गुड्स को बनाने में और वो सारी चीज़ें, तो उनका कॉस्ट जब रॉ मटेरियल का बढ़ जाता है तो उसकी प्राइस को वो अगर डिमांड जो है वो स्टिल सेम रहता है तो उसकी, और सप्लाई घट जाती है कई बार, या उसका कॉस्ट बढ़ गया इन रॉ मटेरियल्स का, तो क्या वो प्राइस को अपने इंक्रीज़ कर देती हैं। प्राइसिंग का जो पार्ट है वो उसको पास ऑन कर देती हैं, तो उसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ये बेसिकली सप्लाई साइड के वीकनेस की वजह से होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये दो पार्ट होते हैं इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन के मेज़र करने के कई तरीके हैं। सारे इकोनॉमी जो है वो डिफरेंट तरीके यूज़ करती है। इंडिया के अंदर में भी जो है दो इन्फ्लेशन के डेटा पॉइंट्स आते हैं। एक तो WPI इंडेक्स का डेटा आता है, WPI इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको, और दूसरा बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन जिसको हम CPI इन्फ्लेशन बोलते हैं। WPI इन्फ्लेशन और CPI इन्फ्लेशन में जो बास्केट है उसके मेज़रमेंट, जो बास्केट के अंदर जो वेटेज है उसकी वजह से दोनों डिफरेंट होते हैं। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स है तो वो मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज उसमें 65% वेट जो है वो मैन्युफैक्चर गुड्स का होता है। वो गुड्स की चूँकि ये मेज़रमेंट है, इसके अंदर सर्विसेज जो है वो मेज़र नहीं होती WPI के अंदर में। फ्यूल का एक काफ़ी अच्छा वेटेज है इसके अंदर, तो कई बार ये इंटरनेशनल प्राइसेस से काफ़ी ड्रिवन होता है। फ्यूल की प्राइसेस जो है इसको काफ़ी बिल्ड कर देती हैं। इसका WPI जो इन्फ्लेशन है उसका कम होना बहुत डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस तो नहीं रखता है एज अ रिटेल जो कंज्यूम करते हैं हम सारी चीज़ों को एज अ कंज्यूमर, बट दूसरा पार्ट जो CPI इन्फ्लेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज उसके अंदर जो वेटेज है वो फूड का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। 45% उस बास्केट का हिस्सा है। हम डे टू डे कंज्यूम करते हैं जो सारी चीज़ें, उसके अंदर उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है।
तो वो हमारे लिए एक रिलेवेंट मेजर हो जाता है। हालांकि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिकेटर नहीं है तब भी, बिकॉज बहुत सारी जो चीज़ें हैं उस बास्केट के अंदर में नहीं होती हैं जो एग्जैक्टली हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। बट एक फेयर मेज़र है, एक क्लोज मेज़र है जो हमें डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट करता है, जो एक कंज्यूमर को इम्पैक्ट करता है, वो CPI इन्फ्लेशन उसके अंदर आता है। अब इन्फ्लेशन जो है हम सुनते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर हैवॉक क्रिएट हो जाती है चीज़ें। जब भी कोई इकोनॉमी ग्रो करती है तो इन्फ्लेशन बिल्ड होता ही है, बिकॉज इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन बढ़ता है, कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स बढ़ती है, जॉब्स क्रिएट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से जब रिलेटेड होती हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ये एक बाई प्रोडक्ट है इन्फ्लेशन। बट इन्फ्लेशन का एक टॉलरेंस जोन होता है, एक लेवल से ऊपर जाने के बाद वो डिमांड को किल करना स्टार्ट कर देती है। चीज़ों की प्राइसेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो ऑब्वियसली डिमांड किल होता है वहाँ पे। तो एक टॉलरेंस बैंड होता है, हर कंट्री उसका सेंट्रल बैंक जो है एक टॉलरेंस बैंड रखता है। जैसे अपने इंडिया के अंदर में जो टॉलरेंस बैंड है वो 4% ±2% है। तो 6% के एबव जो है वो बेसिकली टॉलरेंस बैंड के बाहर है। अभी जैसे अपना डेटा 7% आया, तो उसके हिसाब से जो है अभी भी अपना जो इन्फ्लेशन है उस RBI की टॉलरेंस बैंड से ऊपर है। अब इन्फ्लेशन जो है ये कैसे इम्पैक्ट डालता है चीज़ों को, कैसे चीज़ों को रफल अप करता है, तो बेसिकली क्या है, जब भी एक टॉलरेंस बैंड से बाहर चली जाती है तो सेंट्रल बैंक जो है मॉनेटरी टाइटनिंग स्टार्ट कर देती हैं ताकि मनी सप्लाई कम हो, ठीक है, और इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में आए, जो उनके टॉलरेंस बैंड है उसके अंदर जाए। तो कई बार वो इंटरेस्ट रेट हाइक करनी पड़ जाती है, तो कॉस्ट ऑफ बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसकी कॉस्ट बिल्ड हो जाती है, वहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये इन्फ्लेशन जो है वो वाकई में बहुत बुरी चीज़ है। ऑब्वियसली वेलफेयर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फेयर पॉइंट है कि काफ़ी डैमेज करता है एक मार्जिनलाइज सेगमेंट को, बिकॉज हमारा जो स्पेंड करने वाली जो सेविंग्स होती है वो काफ़ी कमती चली जाती है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है बहुत ज़्यादा से। दूसरा पार्ट इसका ये भी है कि इन्फ्लेशन की वजह से कई सेक्टर्स, कई कंपनियों के पास प्राइसिंग पावर भी वापस आता है। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो उनकी प्राइसिंग पावर वापस आती है। कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ जैसे FMCG है, वो प्राइसेस जो है पास ऑन करने में काफ़ी सक्सेसफुल होती हैं, तो वहाँ पे उनका जो है एक प्राइसिंग पावर आ जाता है वापस उनका। हालांकि अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट में जैसे ही वक्त के साथ जब वो कूल डाउन होती है तो वो एक बेटर मार्जिन उनको मिल जाता है वहाँ पे। तो कई इंडस्ट्रीज़ के लिए इन्फ्लेशन एक अच्छी चीज़ भी होती है कि उनके अर्निंग्स को हेल्प आउट करती है अगर वो कॉस्ट कंट्रोल रखे बहुत अच्छी तरीके से। तो ओवरऑल जो है एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बेसिकली हमें CPI इन्फ्लेशन के ऊपर ध्यान देना होता है। और वो मंथली बेसिस पे जो है वो डेटा रिलीज़ होती है, और उसको देखकर जो है हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है चीज़ें कैसे मूव आउट हो रही है इकोनॉमी के अंदर में। तो इन्फ्लेशन को लेके आज हमारी तरफ से इतना ही था। थैंक यू।